वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये सब तुम्हें किसने सिखाया है? मैंने कहा किसी ने भी नहीं, बस इंटरनेट से पता लगा था और मैं ये बता के तेजी से बाहर निकल गया। इसके बाद मैंने अपनी शलवार बदलकर गंदी शलवार को बाथरूम के अंदर वॉशिंग मशीन में रख दिया और जाकर टीवी वाले कमरे में बैठकर टीवी देखने लगा। इस दिन फिर कुछ खास बात ना हुई। चचा के साथ रात बातें होती रही। वो पढ़ाई के मुताल्लिक पूछते रहे और मैं रात को सोने तक चची से कतराता रहा और दिन गुजर गया। अगले दिन मैं सुबह उठा और नाश्ता किया। सब अपने अपने कामों में लग गए। मैं टीवी वाले कमरे में जाकर टीवी लगाकर बैठ गया। मैं टीवी देख रहा था कि कोई 2.5 घंटे बाद चची अपना काम खत्म करके टीवी वाले कमरे में आई। इस वक्त कोई 10:30 बजे का वक्त था और आकर बोली कि काशिफ बेटा, ये पैसे लो, बाजार से जाकर दोपहर को पकाने के लिए सब्जी ले आओ। और मुझे पैसे देकर जाने लगी तो दरवाजे के पास पहुंचकर दोबारा बोली कि घर की चाबी किचन के दरवाजे के साथ कील पर लटकी हुई है, जाते हुए ले जाना। हो सकता है जब तुम वापस आओ मैं बाथरूम में नहा रही हूं तो तुम दरवाजा खुद ही बाहर से खोल के अंदर आ जाना। मैंने कहा जी ठीक है, और वो अपने कमरे में चली गई। मैं वहां से उठा, चाबी ली और बाहर की तरफ निकल गया। यहाँ आपको बताता, चिल्लों के बाजार हमारे घर से कोई तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। आने जाने और सब्जी खरीदने में मुझे तकरीबन 2 घंटे लगने थे और मैं पैदल ही चलने का सोचा और वक्त भी गुजर जाना था और बाजार की तरफ निकल गया। मैं घर से कोई थोड़ी ही दूर आया था कि मेरे पीछे से मोटर बाइक आई और मेरे पास आकर रुकी। मैंने गौर किया तो वो हमारा हमसाया नदीम चचा थे। मुझे देखकर रुक गए थे और मुझसे बोले, काशिफ बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा चचा बाजार जा रहा हूँ सब्जी के लिए। तो वो आगे से बोले, आओ बेटा बैठो, मैं भी बाजार ही जा रहा हूँ, मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी है। मैं उनके साथ बैठ गया और हम बाजार चले गए। वहां से मैंने सब्जी ली और चचा ने भी दवाई ली और हम कोई तकरीबन 30 मिनट में ही वापस आ गए और उन्होंने मुझे मेरे घर के सामने उतारा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वो अपने घर चले गए। मैं अपने दरवाजे पर खड़ा और घंटी देने लगा तो मुझे याद आया कि मेरे पास चाबी है और वैसे भी चची बाथरूम में नहा रही होंगी। मैंने सब्जी का थैला नीचे रखा और जेब से चाबी निकाल के दरवाज़ा खोला और सब्जी का थैला उठा के अंदर दाखिल हो गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो सहने मुझे मोटर बाइक खड़ी नजर आई। मैंने गौर किया तो हैरान हुआ, चचा की मोटर बाइक तो ये नहीं है और वो इस वक्त घर नहीं हो सकते, वो तो ड्यूटी पर गए हुए थे और वो शाम को 5 बजे आते थे। तो ये किसकी मोटर बाइक है? खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया और सब्जी वाला थैला उठाकर किचन में रखा और चाबी भी कील के साथ दोबारा लटका दी और किचन में रखी फ्रिज से ठंडा पानी पिया और फिर टीवी वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं किचन से निकलकर चची के कमरे, जो कि किचन के साथ बना हुआ था, वहां से गुजरा तो मुझे उनके कमरे के दरवाजे के पास से अजीब सी हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। मैं चौंक गया और एक तरफ हिटकर खड़ा होकर सोचने लगा कि ये किस किस्म की आवाजें हैं। मैंने देखा दरवाज़ा भी बंद है। मैंने आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाकर खोल कर देखने की कोशिश की तो मायूस हुआ, दरवाज़ा अंदर से ताला था। मैं डर भी रहा था और सोच रहा था कि अंदर कैसे देखूं कि अंदर से किस चीज़ की आवाज़ें आ रही है। फिर मैं कमरे की खिड़की की तरफ लपका के हो सकता है वहां से अंदर देख सको। जब मैंने खिड़की के पास देखा तो मुझे खिड़की के दूसरे कोने से पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ नजर आया। मैंने बहुत एहतियात से अंदर झांकने लगा, इस बार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। जैसे ही मैंने दरवाजे की इस जगह से अंदर देखा तो अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। सामने सोफे पर चची का भांजा शहजाद बैठा हुआ था। शहजाद, जो शेखुपुरा में सरकारी स्कूल का उस्ताद है, सोफे पर बैठा था। इसका रुख खिड़की की तरफ था लेकिन सर कदरे पीछे झुका हुआ था और आंखें बंद थीं। चची इसके बिल्कुल सामने खड़ी थी और दोनों के दरमियान कोई बातचीत चल रही थी। शहजाद की गोद में एक किताब और कुछ कागजात रखे हुए थे और चची इससे कुछ पूछ रही थी। मैं मुसलसल एहतियात से अंदर का मंजर देख रहा था। अंदर सोफे पर शहजाद अंकल बैठे हुए थे, सर पीछे झुकाए, आंखें बंद किए और चची उनके बिल्कुल सामने थी। दोनों के दरमियान कोई गहरी बातचीत चल रही थी। चची हल्के हल्के हाथों से शहजाद अंकल के कंधों और हाथों को हल्का सा दबा रही थीं, जैसे कोई थकावट दूर कर रही हो, और शहजाद अंकल आराम से आहें भर रहे थे, जैसे अल्फाज हल्के से मुंह से निकल रहे थे। ये देखकर मैं खुद भी मुतासिर हो गया और वहां खड़े खड़े अपने हाथ से गर्दन और कंधे को देखने लगा, जैसे खुद भी थका हुआ महसूस कर रहा हो।
मैंने गौर से देखा तो सूरत हाल ऐसी थी कि उनकी पीठ और हाथ का कुछ हिस्सा खिड़की की तरफ था और हरकत की वजह से कभी कभार उनकी सांस तेज हो रही थी। मैं ये मंजर काफी देर तक देखता रहा, शायद काफी लंबा वक्त। फिर शहजाद अंकल की आवाज आई, भाभी अब बस बहुत हो गया, अब बेडरूम में मुझे आराम की जरूरत है, तुम भी थक गई होगी, आओ आराम करें। चची भी फौरन रुक गईं और दोनों उठकर आहिस्ता आहिस्ता बेडरूम की तरफ चल पड़े। चची ने शहजाद अंकल के करीब से हिटकर एक गहरी सांस ली और मदहोश अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले, शहजाद आज मुझे तन्हा ना छोड़ना वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। शहजाद अंकल ने हल्के से हंसकर जवाब दिया, जान बेफिक्र रहो, आज मैंने हकीम से दवा ली है, आज मैं तुम्हें मुकम्मल आराम और सुकून दूंगा, तुम्हारी थकावट और परेशानी सब दूर कर दूंगा। ये सुनकर चची के चेहरे पर खुशी छा गई, वो मुस्कुराते हुए उठकर बिस्तर पर जाकर आराम से लेट गई। शहजाद अंकल भी आहिस्ता से बिस्तर पर चढ़े और उनके करीब बैठ गए। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। शहजाद अंकल ने चची के हाथ थामे और आहिस्ता से उनकी तरफ झुककर बातें करने लगे। चची ने अपनी टांगें कदरे सुकेड़कर आराम से लेट रखी थीं और शहजाद अंकल उनके बिल्कुल करीब बैठ गए। चची के मुंह से एक हल्की सी खुशी की आवाज निकल गई। उन्होंने शहजाद अंकल के हाथ को हल्के से जकड़ लिया जैसे वो उन्हें और करीब चाहती हो। चची भी मुकम्मल जोश में थीं और शहजाद अंकल के साथ हम आहंगी से हरकत कर रही थीं। कमरे में हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थीं, सांसों की तेज आवाज, हल्की मुस्कुराहटें और चची की आवाज जो बार बार कह रही थी, शहजाद आज मुझे मुकम्मल सुकून दे दो, मेरी थकावट दूर कर दो। और ये सब देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत थी। दिमाग में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, ये वही चची है जो हमेशा मुझे गंदी बातों से रोकती थी, तमीज सिखाती थी, चचा की धमकी देकर मुझे डराया करती थी, और आज अपने ही घर में अपने सगे रिश्तेदार के साथ ये सब देखकर गुस्सा भी आ रहा था और एक अजीब सी बेचैनी भी। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने फौरन जेब से मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया और एहतियात से अंदर का मंजर रिकॉर्ड करने लगा। दूसरी तरफ मैं अपना फोन मजबूती से पकड़े हुए था, दिल की धड़कन तेज थी। अंदर चची और शहजाद अंकल मुकम्मल तौर पर मशगूल थे। चची मुसलसल हरकत कर रही थीं, शहजाद अंकल भी पूरे जोश से साथ दे रहे थे। चची की आवाजें खुशी और सुकून की थीं। ये सब तकरीबन 15 मिनट तक चलता रहा। एक मरहले पर चची ने सुकून की सांस ली, जैसे उनकी थकावट कुछ दूर हो गई हो, मगर शहजाद अंकल अब भी पूरी तरह मशगूल थे। मैंने तकरीबन 8 मिनट की वीडियो बना ली थी। फिर शहजाद अंकल की आवाज आई, भाभी अब थोड़ा घर का काम थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में है। चची फौरन तैयार हो गई। मैंने ये सुनते ही फौरन पीछे हिट गया ताकि वो मुझे ना देख सके। तकरीबन 2 मिनट बाद जब मैंने दोबारा बहुत एहतियात से झांका तो देखा कि चची का घर का काम हो रहा था। उनका रुख और शहजाद अंकल का रुख खिड़की की तरफ था। दोनों आंखें बंद किए मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में गुम सुकून और खुशी के लम्हात गुजार रहे थे। मैंने ये मंजर कुछ देर और देखा, फिर अपने आप को संभाला और बहुत आहिस्ता से खिड़की से हिटकर वापस किचन की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और ज़हन में मुख्तलिफ ख्यालात एक दूसरे से टकरा रहे थे। मैं सीधा किचन में गया और फ्रिज खोलकर एक गिलास ठंडा पानी पिया ताकि मेरी घबराहट कुछ कम हो। फिर मैंने सब्जियों का थैला खोला और उन्हें ठिकाने लगाने लगा, बज़ाहिर अपना काम करता हुआ, मगर मेरा दिमाग इस रिकॉर्डिंग और जो कुछ देखा था इसमें ही उलझा हुआ था। मैं सोच रहा था कि आया चचा को इस बात का इल्म है, अब फिर ये सब उनकी अदम मौजूदगी में हो रहा है। शहजाद अंकल जो एक मुअज़्ज़ज़ उस्ताद हैं और ख़ानदान में उनका बहुत एहतराम किया जाता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? और चची जो हमेशा पर्दे और शराफत की बात करती थीं, उनसे ये गलती कैसे हो गई? कुछ ही देर बाद मैंने बेडरूम की तरफ से दरवाज़ा खुलते हुए और हल्की सी बातचीत की आवाज़ें सुने। मैं फौरन टीवी वाले कमरे में जाकर बैठ गया और टीवी ऑन कर दिया, जैसे मैं पूरी तरह से प्रोग्राम में महव हूं। चची किचन में आए, उनके चेहरे पर एक मामूली सी थकावट थी मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा सब्जियां ठीक हैं ना? दोपहर को पक्का दूंगी। और मैंने मामूल के अंदाज में जवाब दिया, जी चची सब कुछ ठीक है। उन्होंने पानी पिया और फिर अपने कमरे की तरफ चली गई। मैंने गौर से देखा कि शहजाद अंकल भी कुछ देर बाद सहन से गुजरते हुए बाहर निकल गए। उनकी मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी हो गई। इसके बाद का पूरा दिन मैं बहुत परेशान रहा। रात को चचा घर आए तो मामूल के मुताबिक खाना खाया, बातचीत हुई, मगर मैं चची के चेहरे पर नज़र रखे हुए था। वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक थीं, चचा से बात कर रही थीं, खाना सजा रही थीं, घर के काम कर रही थीं।
मगर अब मुझे उनके हर अमल में एक रियाकारी नजर आ रही थी। मैं सोचता रहा कि क्या मुझे चचा को बताना चाहिए, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर मैंने बता दिया तो घर में कितनी बड़ी लड़ाई होगी, खानदान की बेआबरूई होगी और सबसे बढ़कर चचा का दिल टूट जाएगा। वो मुझ पर भी गुस्सा कर सकते हैं कि मैंने चोरी छुपे ये सब क्यों देखा और रिकॉर्ड किया। मैं एक बड़ी इखलाकी उलझन में फंस गया था। अगले कई दिन तक ये बात मेरे दिल और दिमाग पर बोझ बनी रही। मैं चची और शहजाद अंकल के रवैये पर नजर रखने लगा। मैंने महसूस किया कि शहजाद अंकल अब ज्यादा कसरत से हमारे घर आने लगे थे, हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर, जैसे कोई किताब देना, कोई पैगाम पहुंचाना या फिर चचा से मिलने आना। और चची हमेशा उनका इस्तकबाल बहुत गर्मजोशी से करती, मगर अब मुझे इस गर्मजोशी में एक फरेब नजर आता था। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग को महफूज कर लिया था, मगर इसे दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने फैसला किया कि जब तक कोई बहुत बड़ी बात ना हो मैं खामोश रहूंगा। शायद ये महज एक बार की गलती थी जो उनसे सरजद हो गई और वो इसे दोहराएंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद जब चचा फिर ड्यूटी पर गए हुए थे, मैंने दोबारा वही हल्की सी आवाज़ें सुने। इस बार मैंने खिड़की के पास जाना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे हाथों से पसीना आ रहा था। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई इत्तेफाकिया वाकया नहीं बल्कि एक तसलसल बन चुका है। मैंने सोचा कि शायद मैं उन्हें डराना धमकाना चाहिए ताकि वो इस गलत काम से बाज आ जाएं। मैंने अपने मोबाइल में महफूज वीडियो देखी और एक मंसूबा बनाया। अगले दिन जब शहजाद अंकल घर आए और चची के साथ बैठकर चाय पी रहे थे, मैं अपना मोबाइल लेकर उनके सामने आ गया। मैंने बहुत पुरसुकून अंदाज में कहा, शहजाद अंकल, चची, मुझे आपसे एक अहम बात कहनी है। उन दोनों के चेहरे पर हैरत और थोड़ी सी घबराहट के आसार थे। मैंने अपना मोबाइल खोला और वीडियो का थंबनेल दिखाते हुए कहा, मैंने गुज़िश्ता हफ्ते एक वीडियो बना ली थी। अगर आप चाहें तो मैं इसे चचा को भेज सकता हूँ, या फिर आप ये सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। ये सुनते ही चची का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और शहजाद अंकल घबरा कर उठ खड़े हुए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना आप संभाला और कहा, काशिफ बेटा, ये सब किया है, ये कोई गलत फहमी है। मैंने कहा, अंकल, गलत फहमी नहीं है, मैंने खुद देखा है। मैं खामोश रह सकता हूँ बशर्ते कि आप वादा करें कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। इस वाक़ये के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शहजाद अंकल ने हमारे घर आना कम कर दिया और जब भी आते चची से सिर्फ रस्मी बातचीत करते। चची भी मुझसे कुछ घबराहट और शर्म के साथ पेश आने लगे। मैंने चचा को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मामला ठीक हो गया है। मेरे लिए ये फैसला आसान नहीं था, मगर मैंने समझा कि खानदान की इज्जत और चचा के दिल को टूटने से बचाना मेरे लिए सबसे अहम है। बस यही एक राज था जो मेरे और मेरे ज़मीर के दरमियान हमेशा के लिए दफन होकर रह गया। एक अरसा गुजर गया और घर की फिजा रफ्ता रफ्ता मामूल पर आती गई। चची मेरे साथ पहले जैसा सलूक करने लगी थी, मगर उनकी आंखों में कहीं गहराई में एक खौफ और शर्मिंदगी हमेशा मौजूद रहती थी। वो मुझसे बात करते हुए भी कुछ एहतियात बरतने लगी थीं, जैसे उनके अल्फाज हर वक्त तोले जा रहे हों। शहजाद अंकल कभी कभार ही घर आते और सिर्फ चचा से मिलकर चले जाते। उन्होंने कोई नई नौकरी या तरक्की का बहाना बनाकर अपनी मसरूफियात का जिक्र शुरू कर दिया था। मैंने महसूस किया कि दोनों ही अपनी इस गलती से सीख गए हैं और अब वो इस राह से बाज आ चुके हैं। मेरे अपने अंदर भी कई तब्दीलियां आईं। मैं ज्यादा संजीदा हो गया था और घर के मामलात में ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करने लगा था। मैंने चचा के साथ ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया, उनके साथ बाजार जाना, छोटे मोटे कामों में उनका हाथ बटाना। शायद ये मेरी तरफ से उनके लिए खामोश माजरत थी कि मैं उनका एतमाद तोड़ चुका था, चाहे उन्हें इसका इल्म हो या ना हो। चचा मुझ पर बहुत मेहरबान रहते, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते और मेरे मुस्तकबिल के ख्वाबों में शरीक होते। उनकी इस बेलोस मोहब्बत ने मुझे और भी ज्यादा शर्मिंदा कर दिया और मैंने अहद किया कि इस खानदान की इज्जत की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। फिर एक दिन ऐसा आया जब चची बीमार पड़ गईं। बुखार था और खांसी बहुत ज्यादा थी। चचा ने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, मगर चची ने इनकार कर दिया कि बस आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। 2 दिन गुजर गए और उनकी हालत बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होती चली गई। तीसरे दिन चचा मजबूरना उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मुआयना किया तो पता चला कि नमूनिया हो गया है और फौरी अद्वियात और आराम की जरूरत है। चची को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। चचा रोजाना अस्पताल जाते, उनकी देखभाल करते।
मैं घर पर अकेले रह जाता, खाना बनाता और घर की सफाई करता। एक शाम जब चचा अस्पताल से वापस आए तो वो बहुत परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि चची की हालत संगीन है और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने पहली बार अपने मजबूत और मुस्तकिल चचा को इस कदर बेबस देखा। मुझ पर भी एक अजीब सी घबराहट तारी हो गई। अगले दिन सुबह मैंने चचा को अस्पताल जाने के लिए तैयार होते देखा तो मैंने भी उनके साथ चलने की जिद की। चचा ने इब्तिदा में मना किया मगर फिर मान गए। अस्पताल पहुंचकर मैंने चची को देखा तो मेरा दिल भर आया। वो बहुत कमजोर हो चुकी थीं, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और आंखें बंद थीं। चचा उनके पास बैठकर उनका हाथ थामे हुए थे और आहिस्ता से उनसे बातें कर रहे थे। मैं एक कोने में खड़ा ये मंजर देख रहा था। इतने में एक नर्स आई और चचा को डॉक्टर से मिलने बुलाया। चचा मुझे चची के पास छोड़कर चले गए। मैं आहिस्ता से उनके पास गया और कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद चची ने आंखें खोली। मुझे देखकर उनकी आंखों में एक हल्की सी रोशनी आई। उन्होंने आहिस्ता से हाथ हिलाया। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो बहुत गर्म था। उन्होंने बहुत कमजोर आवाज में कहा, काशिफ तुम यहाँ हो? मैंने हाँ में सर हिलाया। फिर उन्होंने आंखें बंद कर लें और एक गहरी सांस ली। फिर अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और बड़ी मुश्किल से बोलने की कोशिश की, बेटा मैं मुआफी चाहती हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनका हाथ थामे रखा और कहा, चची आप आराम करें, सब ठीक हो जाएगा। चची ने अपनी आंखें बंद कर लें और फिर कुछ देर बाद उन्होंने एक और बात कही जो मेरे लिए बहुत बड़ी थी, तुमने अपने चचा को कुछ नहीं बताया। तुम्हें शुक्रिया। मैंने महसूस किया कि उनकी आवाज में सच्ची पछतावा था। मैंने जवाब दिया, चची वो अब से बहुत प्यार करते हैं। अब जल्द सेहतयाब हो जाएं, बस यही सबसे अहम है। इसके बाद चची ने कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ थामे रही। चचा वापस आए तो डॉक्टर ने उम्मीद जाहिर की थी कि उनकी हालत मुस्तहकम हो रही है। अगले कई दिनों तक चची अस्पताल में रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगे। घर वापसी के बाद उनमें एक वाज़ेह तब्दीली आई। वो चचा के साथ ज्यादा प्यार और इज्जत से पेश आने लगे, घर के कामों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे और मेरे साथ भी एक नई मेहरबानी और खुलूस से पेश आने लगे। ऐसा लगता था जैसे बीमारी ने उन्हें जिंदगी की अहमियत समझा दी हो और उन गलतियों को भला कर एक नई शुरुआत करने का मौका दे दिया हो। चची की सेहतयाबी के बाद घर में एक नई खुशी और सुकून की फिजा फैल गई। चचा उनकी देखभाल में कोई कसर ना छोड़ते और मैं भी घर के कामों में उनका हाथ बटाता। एक दिन चची ने मुझे अकेला पाकर मेरे हाथ थामे और कहा, बेटा तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चची अब मेरे लिए माँ की तरह है और खानदान की इज्जत सबसे अहम है। इस दिन के बाद हमारे ताल्लुकात में एक नई मजबूती आ गई, एक ऐसी मजबूती जो राजदारी और मुआफी के धागों से बनी थी और जो हमेशा हमारे दरमियान रही। और शहजाद अंकल, उन्होंने कुछ अरसे बाद ही अपनी नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर मुंतकली का ऐलान कर दिया। चचा ने उनकी रुखसत के मौके पर एक छोटी सी दावत भी दी। शहजाद अंकल ने मुझे अलविदा कहते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम बहुत समझदार हो काशिफ, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें दुआ दी। मैं जानता था कि ये एक खामोश मुआहदा था जो हम सब ने अपनी इज्जत और खानदान की खातिर किया था और अब ये बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका था।